Hello everyone, this is Bhojpuri Bharadwaj and welcome back to the channel BBC version. As you know, we have already completed 7 chapters of class 6 history and this is chapter 8, and all the chapters that are completed already in previous lectures. So it has also the solve objectives that you can see by provided link. So let's start chapter 8. This is the first lecture, and in this chapter we will see that how villages and cities grow, okay, in the ancient period, how they grown. So let's start. There is also a character, see here, like all these chapters. See this one, Prabhakar. Who is he? Prabhakar at the blacksmith shop. ब्लैकस्मिथ कौन होते हैं? ब्लैकस्मिथ होते हैं जो लोहे के काम करते हैं, लोहार, उनको लोहार बोलते हैं। जो आयरन से टूल्स वेपन्स बनाते हैं वो। See here, Prakhar, there is given, see once, Prakhar sat watching the smiths at the local shop. वो क्या कर रहा था? Sat watching the smith at the local shop. वो अपने घर के आसपास के दुकान पे बैठ के और देख रहा था किसको? स्मिथ्स को, लोहार को। And there was a small bench on which iron tools like axes and sickles were laid out ready for sale. मतलब वहां पे एक बेंच लगा हुआ था जिसपे कुल्हाड़ी, हंसिया, हंसिया जो घास काटने के लिए यूज होता है, टूल्स ऐसे होता है, और उसमें ऐसे हैंडल लगा होता है और उसमें ऐसे दांत बने होते हैं, सिकल, ठीक है। A bright fire was burning and two men were heating and beating metal rods into shape. वहां पे क्या चल रहा था? एक आग जल रही थी और वहां पे दो लोग कुछ उसको गर्म कर रहे थे, धातु को, और कुछ उसको पीट के शेप दे रहे थे। वो कैसा था? रॉड जैसा, आयरन रॉड। एंड इट वाज वेरी हॉट एंड नॉइजी एंड येट इट वाज fascinating to watch what was happening. और वो देखने में उसे अद्भुत लग रहा था कि वो चल क्या रहा है वहां पे। तो ये था वहां के हिस्ट्री का, वहां के दुकान का। किसके दुकान का? आयरन स्मिथ का। उसने देखा कि आयरन रॉड को कुछ लोग वहां पे गर्म करके और अलग अलग शेप में चेंज कर रहे हैं, और कुछ धातुएं वहां पे, धातुओं से बनी हुई चीजें भी रखी हुई हैं, जैसे कुल्हाड़ी, हंसिया, बेचने के लिए। अब यहाँ से क्या समझ में आता है कि आयरन टूल्स हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर, आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। मतलब अभी के समय में लोहे का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक हो गया है। एंड थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग हो गए। देखिए, आयरन और स्टील, इन दोनों का मीनिंग लिख लीजिए, लौ एवं इस्पात। स्टील का मतलब इस्पात और आयरन का मतलब लौ, लोहा। The use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago, and some of the largest collection of iron tools and weapons were found in the megaliths burials, which about read in chapter 4. देखा था हमने chapter 4 में megaliths क्या है? Large rock boulders that arranged around a burial site to locate it. तो वहीं पे हमें मिला था आयरन टूल्स का कलेक्शन, ठीक है। चलिए आगे देखिए। Around 2500 years ago, there is evidence for the growing use of iron and tools. 2500 साल के आसपास में उनका प्रयोग करने का भी हमें साक्ष्य मिला है। प्रमाण कब मिला है लोहे के टूल का? 3000 साल पहले, लेकिन उसे यूज करने का एविडेंस कब मिला है? 2500 साल पहले। एंड दिस इंक्लूडेड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट,
एंड द आयरन प्लग शेयर। आयरन प्लग शेयर क्या होता है? लोहे के फाल, जिससे खेतों को प्लग किया जाता है, फील्ड्स को। As we had seen chapter 5, the plug share was successful for increasing agriculture production। जो खेती से जुड़े हुए उत्पाद हैं, उत्पादकता बढ़ाने में भी हेल्प किया था प्लग शेयर ने, हल से, लोहे के हल से। क्योंकि चीजें अब मिट्टी को ज्यादा अच्छे से उकेरा जाता था, उसको लेवलिंग करने में हेल्प कर मिलता था, तो उससे क्या होता था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता था। अब देखिए अदर स्टेप्स क्या लिए गए थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। The kings and kingdoms you have been reading about could not have existed without the support of flourishing village। देखिए जो गांव है उनको बिना समृद्ध किए हुए कोई भी राज्य नहीं चल सकता है। Well, new tools and the system of transplantation increased production, irrigation was also used। जो नए टूल्स आए और ट्रांसप्लांटेशन का सिस्टम, ट्रांसप्लांटेशन मतलब क्या होता है? जैसे एक जगह हमने पौधों को लगा दिया और फिर जब वो तैयार हो गया तो उसको उठा के एक प्रॉपर तरीके में उसको दूसरी जगह जो हम प्लांटिंग करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। तो उससे क्या हुआ? न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज प्रोडक्शन। उससे क्या हुआ कि खेती की उत्पादकता बढ़ी और इरिगेशन भी यूज किया जाने लगा। इरिगेशन मतलब कि सिंचाई करना फसलों की। Irrigation works that were built during this time included canals, walls, tanks and artificial lakes। जो मानवकृत झील बनाए जाते थे इंसानों के द्वारा, प्राकृतिक नहीं। और उसके बाद टैंक्स, उसमें वाटर्स को कलेक्ट किया जाता था, जैसे रेन वाटर। वेल्स को डग किया जाता था, कैनल्स को डग किया जाता था। ये सारी चीजें किस चीज के लिए यूज होती थी? इरिगेशन के लिए। और उसका क्या पर्पस था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना। उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका था? आयरन प्लग शेयर का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। If you look at the chart, you will find that some of the stages of the construction of irrigation works are mentioned। देखिए अगर यहाँ पे देखते हैं कि कुछ चीजें हैं जिसको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे इरिगेशन वर्क किया जाता था। देखिए लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल। जो श्रमिक हैं वो लोगों के द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे, मतलब लोग होते थे। फार्मर्स हैड फार्मर्स आल्सो बीन बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन। मतलब कि किसानों को भी लाभ होता था क्योंकि जो फसल थी उनकी उत्पादकता मतलब सीमित होती जाती थी, एक समान होती जाती थी कि हाँ इतना प्रोडक्शन होना है। फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। जो किसान हैं उनको टैक्स देना होता था, तो भाई ने अच्छी फसल नहीं होगी तो टैक्स भी नहीं दे पाएंगे। और उसके बाद क्या है कि पीपल प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क। किंग्स क्या करते थे? राजा वो मुद्रा उपलब्ध कराते थे उन्हें, धन और प्लान इरिगेशन वर्क के लिए। ठीक है, अब इसको भरना है, इसको फिलअप करना है, जिसको आप करके देखिएगा कि क्या क्या चीजें हैं, वही यहाँ पे बताया गया है कि आप चार्ट को देखिए और क्या क्या चीजें हैं उसको आपको फॉलो करना है, इरिगेशन वर्क के लिए कैसे हेल्प करता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आगे। हु लिव्ड इन द विलेज। गांव में कौन रहते थे? गांव में रहने वाले लोग कौन थे? देयर वर एट लीस्ट 3 different kinds of people in most villages in the southern and northern part of the subcontinent। कितने टाइप के पीपल थे? 3 different kinds, 3 अलग-अलग प्रकार के। ठीक है, और कहाँ-कहाँ पे? साउथर्न और नॉर्थर्न पार्ट में। इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेल्लार। अब देखिए ये एक पॉइंट अब हो गया हमारे पास कि तमिल में वेल्लार कौन थे? तमिल रीजन के लार्ज लैंड ओनर्स। ठीक है,
Ordinary plugmen were known as uzavar, and landless labor, including slaves, were known as kadasiyar और adimai. ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरह के लोग जो यहाँ पे दिया गया है कि थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल रहते थे विलेजेस में, तो उनमें कौन कौन हुए? एक हो गए वल्लार, दूसरा कौन हो गए उजावर, और तीसरा कौन हो गए कड़ेसियार। वल्लार कौन है? वल्लार है जो लार्ज लैंड ओनर है। उजावर कौन है? जो ऑर्डिनरी प्लग्समैन है। और कड़ेसियार कौन है? जो लैंडलेस लेबर है। ठीक है, लैंडलेस मतलब जिनके पास अपनी भूमि नहीं है। अब चलिए यहाँ से देखते हैं। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वाज नोन एज द ग्राम भोजक। देखिए यहाँ पे एक और पार्ट आ गया हमारे पास कि जो नॉर्दर्न पार्ट होता था हमारे देश का, वहां पे जो गांव होते थे उनका जो प्रमुख होता था गांव का, उसको बोलते थे ग्राम भोजक। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ग्राम भोजक कौन है? तो हमारे सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट के विलेजेस में रहने वाले विलेज के हेडमैन वो होते थे ग्राम भोजक। या ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज नोन एज द विलेज हेडमैन ऑफ द नॉर्थ of the subcontinent, then you can write gram bhojka. Usually men from the same family held the position for generations. ऐसा क्या होता था कि वो उनकी पैतृक पद हो जाते थे, मतलब जैसे एक घर का कोई मेल बना तो फिर उनके पुत्र हेरिडेटरी सिस्टम चलती जाती थी। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वाज हेरिडेटरी। देखिए यहाँ पे आ गया, वंशानुक्रम व्यवस्था थी। द ग्राम भोजका वाज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। वो क्या होते थे? लार्ज लैंड ओनर होते थे। एंड जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हार्ड वर्कर्स टू कल्टीवेट द लैंड। मतलब खेतों पे कृषि गतिविधियां करने के लिए उनके पास लेबर होते थे। ठीक है, लार्ज लैंड ओनर है तो रखेंगे ही। बिसाइड्स as he was powerful the king often used him to collect taxes from the village। और वो लोग शक्तिशाली भी होते थे भाई, जो जमींदार है, जिनके पास जमीन ज्यादा है, जिनके पास दास है, लोग रखते थे खेती करवाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास पावर भी होगा। तो ऐसे लोगों को राजा रखते थे किस चीज के लिए? गांव से कर वसूलने के लिए। एंड ही ऑल्सो फंक्शन एज ए जज एंड समटाइम एज अ पुलिसमैन। कभी कभी वो जज के रूप में भी काम करते थे और कभी कभी पुलिसमैन के भी रूप में। जैसा राजा उसे उत्तरदायित्व देता था वैसे जिम्मेदारियों का वो निर्वहन करते थे। ठीक है, कौन? ग्राम भोज का। कहाँ रहते थे? गांव में। कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट में? नॉर्दर्न पार्ट में। और वो होते कौन थे गांव में? उनकी क्या पोजीशन थी, क्या पद था? कि वो गांव के सर्वोच्च होते थे और वो लार्ज लैंड ओनर होते थे, जो कभी कभी जज और कभी कभी पुलिसमैन का भी काम करते थे। और राजा उन्हें कभी कभी टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी भी दे देते थे, क्योंकि वो लोग गांव के शक्तिशाली लोग होते थे, पावरफुल लोग होते थे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजका देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नोन एज गृहपतिस, मोस्ट ऑफ whom वर स्मॉल लैंड ओनर्स। ठीक है, अब ग्राम भोजक के अलावा गृहपति भी होते थे। अब गृहपति कौन होते थे? जो जिनके पास थोड़ी कम जमीन होती थी उनसे, लार्ज लैंड ओनर से, लेकिन अपनी जमीन होती थी। एंड देन देयर वर मेन एंड वुमेन सच एज द दास कर्मकारा who did not own land and had to earn a living working on the field owned by others। अब ये जो दास या कर्मकार हैं ये कौन होते थे? इनके पास अपनी लैंड नहीं होती थी, मतलब अपनी जमीन नहीं होती थी। ये लोग क्या करते थे? दूसरों के जमीन पे काम करके और अपनी जीविका चलाते थे। In most villages, there were also some craft persons such as the blacksmith, potter, carpenter and weaver। सही बात है भाई, जहाँ गांव है वहां पे ये लोग तो रहेंगे ही, नहीं तो हमारी जो सामान्य आवश्यकताएं हैं वो कैसे पूरी होंगी? और कल्टीवेशन लैंड है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, तो स्मिथ्स तो होंगे ही वहां पे। अब देखिए यहाँ पे एक बताया गया है तमिल कॉम्पोजिशन के बारे में। कॉम्पोजिशन मतलब क्या होता है? रचना।
कॉम्पोजिशन मतलब क्या होता है? रचना। देखिए, सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर मतलब साहित्य, ये आप लोग को पता होगा। अब भाषा की पुस्तक जो है लैंग्वेज की, वो दो पढ़ते होंगे, एक भाषा की और एक साहित्य की, लैंग्वेज और लिटरेचर। तो यह है लिटरेचर, संगम लिटरेचर वर कंपोज अराउंड 2300 ईयर्स अगो। ठीक है, अब ये बताइए कि जो आयरन टूल्स हैं उनको यूज करने का एविडेंस हमें कब मिलता है? बताइए बताइए बताइए। 2500 ईयर्स अगो। और आयरन टूल्स मिला कब है, कितना साल पुराना बताइए? 3000 ईयर्स अगो। और कहाँ पे मिला है? मेगालिथ्स में। मेगालिथ्स क्या है? A large rock boulders that arranged around the burial site to make it locate. Okay, चलिए आगे देखते हैं। These texts were called Sangam because they were supported to have been composed and compiled in assemblies known as Sangams of poets that were held in the city of Madurai. कहाँ के लोग थे वो? मदुरई के। वो लोग क्या करते थे? एक साथ बैठ के जो भी रचनाएं करते थे, इसलिए उनको संगम साहित्य कहा जाता था। संगम, संगम मतलब क्या होता है? मेल, जहाँ बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीजों को एक जगह समाहित किया जाए। द तमिल टर्म्स मेंशन अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर। जो तमिल भाषा है उसकी चीजें, जो रचनाएं हैं, वो सब मिलाई गई हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? संगम लिटरेचर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कॉइन्स के बारे में। कॉइन के बारे में क्या बताता है ये हमें चैप्टर? Archaeologists have found several thousands of coins belonging to this period, and the earliest coins, which were in use for about 500 years, were punch mark coin, such as shown here. देखिए, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब हम बता चुके हैं पहले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारी चीजें आप नोट डाउन करते चलिए। हिस्ट्री में बहुत सारे टर्म ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे हिस्ट्री में, क्योंकि किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म यूज होता है वो तो चेंज नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। हजारों सिक्के मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, पुरातत्ववेत्ता को। और जो सबसे पुराना कॉइन है, जो लगभग 500 सालों तक यूज किया गया था, वो है पंचमार्क कॉइन। देखिए ये पंच, पंच मतलब क्या होता है? मोहर। ठीक है, छाप देना, पंच लगाना। ये था आपका पंचमार्क कॉइन, जो लगभग 500 सालों तक यूज हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं पंचमार्क कॉइन के बारे में क्या दिया है। पंचमार्क कॉइन वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम स्क्वायर और राउंड इन शेप, either cut out of metal sheet or made out of flattened metal globulus। ठीक है, ग्लोबुलस मतलब कि गोलाकार आकृति में। ठीक है, फ्लैटेंड मेटल पे मतलब चिपटे। ऊपर आपने कॉइन देखा कैसा था? एकदम चिपटा हुआ था। अभी भी कॉइन वैसे ही होते हैं। द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड बट वर स्टैम्प्ड विथ सिंबल यूजिंग डाइज और पंचेस। जो कॉइन्स थे वो इंस्क्राइब नहीं थे, मतलब उस पर उत्कीर्ण नहीं किया गया था, कुछ लिखा नहीं गया था, लेकिन उसको स्टैम्प किया गया था। ठीक है, जिसमें कोई सिंबल का यूज किया गया था, आकृति की। हेंस दे आर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता था? पंच मार्क कॉइन, क्योंकि उस पे पंच किया जाता था, मुहर लगाया जाता था। These coins are found over most part of the subcontinent and remained circulate till the early centuries। ठीक है, मतलब कॉमन एरा तक। कॉमन एरा मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद तक वो कॉइन्स यूज करने के प्रमाण मिलते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होंगी वो सिक्कों के द्वारा ही होती हैं, मुद्रा के रूप में उसको प्रयोग किया जाता था। अब देखिए यहाँ पे अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज दिया है कि जो आप विनिमय करते हैं, वस्तुओं का लेन देन करते हैं, उसके लिए और दूसरे सोर्सेस क्या यूज करते हैं। एक तो कॉइन हो गया आपका। रीड दिस शॉर्ट पोएम द संगम कलेक्शन का। एज दे कैरी द व्हाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द सॉल्ट ऑफ अनदर। ठीक है, मतलब
वस्तु विनिमय करते थे वो लोग कि जैसे मेरे यहाँ धान हो रहा है और आपके पास नमक है तो हम धान के बदले में नमक आपसे एक्सचेंज कर लेंगे। क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड इन कार्ट्स थ्रू सैंड्स वाइट एज मूनलाइट, टेकिंग होल फैमिलीज who had to be left behind, ठीक है। एंड द डिपार्चर ऑफ द साल्ट मर्चेंट्स लीव द सिटी एम्प्टी। और क्या हो गया, ये लोग जो साल्ट मर्चेंट्स थे, जो नमक के विक्रेता थे, उनके लीव करने से सिटी क्या हो गई, पूरी खाली हो गई, ठीक है। साल्ट वाज प्रोड्यूस प्लेंटीफुल अलोंग द सी कोस्ट। सही बात है, सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहाँ पे होगा, समुद्री तटों पे, ठीक है। अब देखिए, अब ये इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, सिटी विथ मेनी फंक्शंस। बहुत सारी चीजें जो सिटी के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में, उसको अगले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।